ये ठीक वैसा ही था जैसे कहा जाता है, इच्छा से लगाए फूल नहीं खिलते, पर यूं ही लगाए गए विलों के पेड़ छाया दे देते हैं। इस समय महान सम्राट ने अपने मन को शांत किया। जब महान वू ने उत्तर देश के विरुद्ध सेना भेजने का निर्णय ले ही लिया है, तो अब उसे भी अपनी योजना तेज करनी होगी। देर करने की गुंजाइश नहीं रही। उसने मन ही मन सोचा, जब महान वू उत्तर देश को कुचलने में उसकी सहायता करेगा, तब वह युद्ध सम्राट को एक बड़ा आश्चर्य देगा। उसके अनुसार उत्तर देश की सेना भी कमजोर नहीं थी। वह काफी समय तक टकराव बनाए रखेगी। इससे महान वू की सैन्य शक्ति क्षीण होगी, उसके भीतर के विरोध और बढ़ेंगे, और साथ ही महान सम्राट का ये सिरदर्द भी समाप्त हो जाएगा। जब उत्तर देश का झंझट खत्म होगा और महान वू भी थक चुका होगा, तब तक शायद वह स्वयं स्वर्गीय मानव स्तर तक पहुंच चुका होगा। यदि वह उस स्तर पर पहुंच गया, तो महान वू उसके सामने क्या मायने रखेगा। इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि बाहर से सैनिक की आवाज आई। महाराज, चार दिशा पर्वत और स्थिर पवन पर्वत के दो वरिष्ठ पूर्वज महल के द्वार पर उपस्थित हैं। ये सुनते ही महान सम्राट अपने शैया से उठ खड़ा हुआ और बोला, उन्हें भीतर लाओ। साथ ही राजगुरु को भी बुलाओ। कुछ ही देर में चार दिशा पर्वत के अधिपति और स्थिर पवन पर्वत के सनातन रहस्यमय ताओवादी सम्राट के शयन कक्ष में उपस्थित हुए। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि सम्राट पुनर्तः स्वस्थ और ऊर्जावान दिख रहा है, जबकि बाहर अफवाह फैली थी कि वह मृत्युशैया पर है। दोनों क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने महसूस किया कि सम्राट के शरीर से वही आभा निकल रही है जो उनसे एकतव स्तर के छद्म स्वर्गीय की। क्या सम्राट भी उसी स्तर पर पहुंच चुका है? दोनों अनुभवी व्यक्ति तुरंत समझ गए कि यह सब राजगुरु का छल नहीं, बल्कि स्वयं सम्राट की योजना थी। वह शाही पूर्वज था जिसने एकतव स्तर प्राप्त किया था। चार दिशा पर्वत के अधिपति ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपने अपनी शक्ति गहराई से छिपा रखी थी। बाहरी दुनिया सचमुच भ्रमित रही। सम्राट ने शांत स्वर में कहा, यदि लोगों को पता चलता कि मैं स्वर्गीय बनने के निकट हूं, तो क्या मैं सुरक्षित रहता? विवश होकर ऐसा करना पड़ा। सनातन रहस्यमय ताओवादी ने कहा, महाराज, औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं। स्पष्ट बताए, हम आपकी किस प्रकार सहायता करें? सम्राट ने सीधा उत्तर दिया, मेरी शर्त सरल है। महान सम्राट राज्य के सभी सामंतों का अंत हो जाना चाहिए। जब वे सभी मरेंगे, तब मैं स्वर्गीय मानव स्तर पर पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर दोनों चौंक गए। पूरे राज्य में कुल 9 सामंत थे। उत्तर देश के सामंत को छोड़ दे तो बाकी को समाप्त करना कठिन नहीं था। लेकिन उसी क्षण उनके मन में आशंका भी उठी, यदि वे सम्राट की सहायता कर दें और वह स्वर्गीय बन जाए, तो क्या वह अगला निशाना उन्हीं को नहीं बनाएगा? और क्या वह बाद में उन्हें भी स्वर्गीय बनने में सहायता करेगा? उनका मार्ग तो इतना सरल नहीं था। क्षण भर के लिए मौन छा गया। सम्राट ने कहा, मैं जानता हूं तुम दोनों क्या सोच रहे हो। मैं वचन देता हूं, स्वर्गीय बनने के बाद चार दिशा पर्वत और स्थिर पवन पर्वत को हाथ नहीं लगाऊंगा। और हमारा एक साझा शत्रु भी है। ताओवादी ने हल्की हंसी के साथ कहा, महाराज, आपके वचन पर विश्वास करना सरल नहीं। मान ले आप स्वर्गीय बन भी गए, क्या आप रहस्यमय चंद्र महल को परास्त कर सकेंगे? वहां भी एक स्वर्गीय है और वह वर्षों से उस स्तर पर है। सम्राट ने शांत भाव से कहा, संभव है कि वह स्वर्गीय घायल हो या किसी कठिनाई में हो। दोनों चौंक पड़े। ताओवादी ने पूछा, महाराज, ऐसा क्यों मानते हैं? सम्राट ने कहा, क्या बाहर यह अफवाह नहीं कि शाही परिवार के पास रहस्यमय चंद्र महल का पवित्र अवशेष है? चार दिशा पर्वत के अधिपति ने पूछा, क्या वह केवल अफवाह नहीं? सम्राट ने दृढ़ता से कहा, नहीं, वह अवशेष सचमुच मेरे पास है। फिर भी रहस्यमय चंद्र महल ने उसे लेने कोई प्रयास नहीं किया। इसका अर्थ है कि वे अपनी शक्ति को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। संभव है उनका स्वर्गीय अस्थिर अवस्था में हो। यदि भविष्य में तुम दोनों स्वर्गीय बन जाओ और कोई तुम्हारे संप्रदाय का सर्वोच्च खजाना छीन ले, तो क्या तुम चुप बैठे रहोगे? दोनों फिर मौन हो गए। यदि उनके पवित्र खजाने पर कोई हाथ डाले, तो वे उसे हर हाल में वापस लेने का प्रयास करते, विशेषकर जब वे स्वर्गीय हों। स्वर्गीय होने के बाद इस संसार में वे लगभग अमर माने जाते। फिर उन्हें सांसारिक शक्तियों से क्या भय होता? यदि महान सम्राट की बात सच थी और रहस्यमयी चंद्र महल का पवित्र अवशेष वास्तव में महान सम्राट के शाही महल में था, तो इसका अर्थ स्पष्ट था, रहस्यमयी चंद्र महल का स्वर्गीय अवश्य किसी कठिनाई में था। संभव है साधना में विघ्न आया हो और वह गंभीर रूप से घायल हुआ हो। यदि सचमुच ऐसा था, तो ये स्थिर पवन पर्वत और चार दिशा पर्वत के लिए स्वर्ण अवसर था। वर्षों से वे पहाड़ों में सिमटे हुए थे। यदि रहस्यमयी चंद्र महल गिर जाता, तो उन्हें छिपकर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी वे महान सम्राट पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते थे।
चूंकि सम्राट ने स्वयं स्वर्गीय बनने की शर्त बता दी थी, वे उसे नियंत्रित कर सकते थे। वे गुप्त रूप से किसी एक सामंत की रक्षा कर सकते थे और सम्राट की मंशा पर नजर रख सकते थे। यदि उन्हें विश्वास हो जाए कि सम्राट उनके विरुद्ध नहीं जाएगा, तब वे उस सामंत को चुपचाप समाप्त कर सम्राट को स्वर्गीय बनने में सहायता दे सकते थे। उन्हें यह आभास नहीं था कि सम्राट ने पूरी सच्चाई नहीं बताई। स्वर्गीय बनने के लिए उसे कुछ सामंतों का अंत करना आवश्यक था, पर सभी का नहीं। बाद में सम्राट ने दोनों से विस्तार से योजना पर चर्चा की। उसने निश्चय किया कि जब महान वो उत्तर देश पर आक्रमण करेगा, उसी समय वह अपनी योजना लागू करेगा। उस स्थिति में न तो उत्तर देश और न ही महान वो उसकी चाल में बाधा बन पाएंगे। इधर रहस्यमयी चंद्र महल में युन शियानशियान अपनी शक्ति का कुछ भाग पुनः प्राप्त कर सीधे वापस लौटी। महल के लोगों को तो पता भी नहीं चला कि वह बाहर गई थी। अपने फूस के कुटीर में पहुंचते ही उन्होंने चेन वानरों को बुलवाया। चेन वानरों को लगा कि शायद पर्वत से नीचे जाने के विषय में चर्चा होगी, इसलिए वह तुरंत आ पहुंची। द्वार पर झुककर बोली, शिष्या गुरु को प्रणाम करती है। युन शियानशियान का स्वर शीतल था, भीतर आओ। अंदर वह पद्मासन में बैठी थी, हाथ में चाय का प्याला लिए। चेन वानरों ने पूछा, गुरु ने मुझे क्यों बुलाया है? युन शियानशियान ने शांत स्वर में कहा, कुछ दिन पहले मैं उत्तर देश के राजकुमार से मिली थी। ये सुनते ही चेन वानरों का हृदय कस गया। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी गुरु चुपचाप नीचे गई थी। उसने सोचा सब नष्ट हो गया। यदि लू चेन अपने स्वभाव के अनुसार विलास में लिप्त रहा होगा, तो गुरु ने सब देख लिया होगा। अब शायद गुरु उसे लू चेन के साथ रहने की अनुमति न दे। पर तभी युन शियानशियान ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए उस राजकुमार की परीक्षा ली। यद्यपि वह कुछ हद तक कामुक है, जैसा तुमने कहा था, पर वह भावनाओं में सच्चा है और अपनी स्त्रियों के प्रति निष्ठावान है। मेरे दबाव के बावजूद उसने अपनी स्त्रियों को त्यागने की बात नहीं की। चेन वानरों चकित रह गई। ये तो प्रशंसा जैसी लग रही थी। क्या लू चेन ने परीक्षा पार कर ली? युन शियानशियान ने आगे कहा, मैंने लू चेन को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। अब वह भी रहस्यमयी चंद्र महल का सदस्य है। उसका संत उत्तराधिकारी का दर्जा यथावत रहेगा। चेन वानरों फिर स्तब्ध रह गई। उसने सोचा था सब बिगड़ जाएगा, पर हुआ उल्टा। उसने तुरंत झुककर कहा, शिष्या गुरु का आभार व्यक्त करती है। युन शियानशियान ने आगे कहा, यद्यपि मैंने तुम्हें उसके साथ रहने की अनुमति दी है, पर तुम अब भी रहस्यमयी चंद्र महल की अधिष्ठात्री हो। बिना महत्वपूर्ण कारण के पर्वत मत छोड़ना। महल के छोटे बड़े सभी कार्य तुम ही संभालोगी। चेन वानरों ठिठक गई। उसने सोचा था कि अनुमति मिलने के बाद वह महल छोड़ सकेगी और किसी अन्य को अधिष्ठाता बना दिया जाएगा। पर गुरु की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। युन शियानशियान ने जोड़ा, हर वर्ष मैं तुम्हें 1 या 2 बार पर्वत से नीचे जाने का अवसर दूंगी। और यदि उत्तर देश का राजकुमार स्वयं यहाँ आए तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। चेन वानरों ने मन में सोचा, शायद गुरु को चिंता है कि वह प्रेम में डूबकर साधना भूल न जाए। साल में 1 या 2 बार, ये भी स्वीकार्य था। उसने कहा, शिष्या समझती है। कुछ क्षण बाद युन शियानशियान ने चाय की एक और घूंट ली और पूछा, यह आध्यात्मिक चाय लू चेन ने तुम्हें भेजी थी, है न? चेन वानरों ने उत्तर दिया, जी गुरु। लू चेन ने कई बार ड्रैगन फीनिक्स चाय भेजी थी। वह चाय उसकी स्त्रियों की साधना में सहायक थी। राजकुमार के महल में जब ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष की छंटाई हुई, तो बहुत मात्रा में पत्तियां सुखा गईं, जिनमें से कुछ चेन वानरों को भेजी गईं। चेन वानरों अकेले इतनी चाय नहीं पी सकती थी, इसलिए उसने कुछ अपनी गुरु को अर्पित कर दी, ये सोचकर कि इससे उनकी शक्ति पुनः प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। चाय का स्वाद और प्रभाव युन शियानशियान को अत्यंत प्रिय लगा। वह धीरे से बोली, उस दिन उत्तर देश गई थी, पर इस चाय के स्रोत के बारे में पूछना भूल गई। इसका प्रभाव पहले से कहीं अधिक हो गया है। अगली बार जब जाऊंगी तो अवश्य पूछूंगी कि यह आध्यात्मिक चाय आती कहाँ से है। ग्रेट वू वंश, ली झेंग महल। आज दरबार में कुछ ऐसे चेहरे मौजूद थे जो सामान्य दिनों में दिखाई नहीं देते थे। इस समय भव्य सभा भवन के मध्य 2 वृद्ध पुरुष कवच पहने, हाथों में हथियार थामे खड़े थे। उनके बाल और दाढ़ियां सफेद हो चली थीं, परंतु उनकी काया अब भी अत्यंत सुदृढ़ थी। लगभग 2 मीटर लंबी देह और मांसपेशियां इतनी उभरी हुई कि कवच को भर रही थी, मानो भीतर शक्ति उफन रही हो। सामान्यतः जब मंत्री दरबार में उपस्थित होते थे तो उन्हें कवच पहनने या हथियार साथ लाने की अनुमति नहीं होती थी, यहाँ तक कि सैन्य अधिकारी भी बिना कवच आते थे। किंतु ये दोनों अपवाद थे। उनकी विशेष पदवी के कारण उन्हें कवच और शस्त्र सहित दरबार में उपस्थित होने की अनुमति थी। उसी समय सभा मंच पर विराजमान मार्शल सम्राट ने कहा,
उत्तरी राज्य पर आक्रमण के लिए मैं जनरल शू और जनरल झान दोनों को संयुक्त रूप से सेना का नेतृत्व सौंपने का विचार कर रहा हूं। जैसे ही ये शब्द गूंजे, विशाल सभा भवन में हलचल फैल गई। कई मंत्री इस निर्णय पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मात्र एक अधीनस्थ सामंती राज्य पर आक्रमण के लिए 2 ग्रैंड मास्टर भेजे जा रहे थे। पूर्व में चाहे युद्ध कितना भी उग्र क्यों न हो, जब तक कोई राष्ट्र दूसरे की राजधानी तक न पहुंच जाए, ग्रैंड मास्टरों को युद्धभूमि में नहीं उतारा जाता था। ग्रैंड मास्टर किसी भी वंश का तुरुप का पत्ता होते थे, अंतिम अस्त्र। कोई भी वंश उन्हें प्रारंभ से ही युद्ध में नहीं झोंकता था। इसके अतिरिक्त यह एक अलिखित समझौता भी था कि प्रमुख वंश बाहरी युद्धों में ग्रैंड मास्टरों को नहीं उतारेंगे। यदि एक वंश ये परंपरा तोड़ता, तो भविष्य में अधिकाधिक ग्रैंड मास्टर युद्धभूमि में उतरते और युद्ध और भी अधिक भीषण हो जाते, असंख्य सैनिक मारे जाते। जैसे ही एक ग्रैंड मास्टर युद्ध में उतरता, सामान्य सेना लगभग बेबस हो जाती। इसलिए अतीत में किसी भी वंश ने बाहरी युद्धों में ग्रैंड मास्टरों का प्रयोग नहीं किया था। केवल महान शिया के आंतरिक गृहयुद्ध के दौरान ही राजपरिवार ने दक्षिणी कुलीन परिवारों के अवशेषों को समाप्त करने हेतु ग्रैंड मास्टरों को तैनात किया था। उसके अतिरिक्त वे विरले ही सक्रिय दिखाई दिए थे। तभी एक मंत्री आगे बढ़ा और बोला, महाराज, उत्तरी राज्य तो मात्र एक छोटा राष्ट्र है। उस पर आक्रमण के लिए जनरल शू और जनरल झान को भेजना क्यों आवश्यक है? यदि हम ग्रैंड मास्टरों को युद्धभूमि में उतारेंगे तो अन्य वंश भी अपने बाहरी संघर्षों में ऐसा ही करेंगे। यदि यह परंपरा टूट गई तो नियम का कोई अर्थ नहीं बचेगा। भविष्य में महान वू को भी अन्य वंशों के ग्रैंड मास्टरों का सामना करना पड़ेगा, जिससे हानि बढ़ेगी। ये शुभ नहीं है। ये सुनकर झान होन के चेहरे पर असंतोष झलक उठा। वे बोले, कैसी संकीर्ण सोच है। जब उत्तरी राज्य का अंत हो जाएगा तो अगला लक्ष्य पूरा महान शिया वंश होगा। क्या आपको सच में लगता है कि जब महाराज शिया पर विनाशकारी युद्ध छेड़ेंगे तो वे अपने ग्रैंड मास्टरों को नहीं भेजेंगे? ग्रैंड मास्टर बनने के बाद से झान होंग ने सैन्य अधिकार त्याग दिए थे और अधिकतर समय जनरल कार्यालय में निष्क्रिय रहे थे। अब जब मार्शल सम्राट ने उन्हें पुनः बुलाया था तो वे इस अवसर को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। उनकी बात गलत भी नहीं थी। नियम की ग्रैंड मास्टर युद्धभूमि में न उतरे अब समाप्त होने का समय आ चुका था। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण तथ्य था, उत्तरी राज्य ने पूर्व में बर्बर जनजाति की एक सेना को ग्रैंड मास्टरों की सहायता से नष्ट किया था। उनके पास स्वयं भी ग्रैंड मास्टर थे और निश्चित ही एक से अधिक। यदि महान वो अपने ग्रैंड मास्टर नहीं भेजता तो उत्तरी राज्य को कैसे परास्त करेगा? झान होन के पश्चात शू शिंगवन भी बोले, उत्तरी राज्य के पास स्वयं ग्रैंड मास्टर हैं। यदि हम अपने ग्रैंड मास्टर नहीं भेजेंगे तो क्या आप सिविल अधिकारी जाकर उनसे युद्ध करेंगे? इन शब्दों के साथ ही सभा भवन में बैठे सिविल अधिकारी मौन हो गए। वास्तव में वे भूल ही गए थे कि उनका लक्ष्य उत्तरी राज्य का संपूर्ण विनाश था और वह अपनी समस्त शक्ति, यहां तक कि ग्रैंड मास्टरों सहित मृत्यु तक युद्ध करेगा। यदि वे अपने ग्रैंड मास्टर नहीं भेजते तो विजय कैसे संभव थी? जब किसी के पास कहने को कुछ न बचा तो मार्शल सम्राट पुनः बोले, उत्तरी राज्य को परास्त करने हेतु ग्रैंड मास्टरों की तैनाती आवश्यक है, किंतु मुझे अभी भी एक चिंता है। उन्होंने अपनी दृष्टि झान होंग और शू शिंगवन पर डाली। झान, शू, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम झूगे जोगुआन को परास्त कर सकते हो? ये सुनते ही झान होंग ठहाका लगाकर हंसे। झूगे जोगुआन ने विद्या के माध्यम से दाव प्राप्त किया है, वह मात्र एक विद्वान है। भले ही वह ग्रैंड मास्टर बन गया हो, पर उसमें वास्तविक युद्ध शक्ति नहीं हो सकती। महाराज निश्चिंत रहें, वह हमारा सामना नहीं कर सकेगा। रणनीति में निस्संदेह मैं और जनरल शू उससे कम है, परंतु यदि बात शुद्ध युद्ध शक्ति की हो तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। पूर्ण शक्ति के सामने सभी रणनीतियां तुच्छ होती हैं। 4 महीनों के भीतर मैं उत्तरी राज्य का अंत कर दूंगा और उत्तरी राजकुमार का सिर आपके चरणों में प्रस्तुत करूंगा। झान होन के आत्मविश्वास को देखकर मार्शल सम्राट के होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। जनरल झान का आत्मविश्वास मुझे आश्वस्त करता है, उन्होंने कहा। उसी समय चाय जिलियांग आगे बढ़े और बोले, महाराज, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने युद्ध मंत्रालय को सूचित किए बिना सीधे 3 लाख सैनिकों को उत्तर की ओर भेज दिया है और उनके लिए रसद की भी तैयारी नहीं की गई। मार्शल सम्राट ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे केवल ये चिंता थी कि उत्तरी राज्य हमारे आक्रमण का संकेत पाकर पहले ही आक्रमण न कर दे। अतः मैंने एहतियातन 3 लाख सैनिक उत्तर की ओर भेज दिए। क्यों चाय, क्या तुम्हें इसमें कोई आपत्ति है? चाय जिलियांग ने तुरंत पूछा, महाराज, आप 3 लाख सैनिकों को इतनी जल्दी उत्तर की ओर भेज रहे हैं, लेकिन यदि रसद साथ नहीं पहुंच पाए तो ये सेना क्या खाएगी?
मार्शल सम्राट ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं पहले ही उत्तर के कई जिलों को आदेश दे चुका हूं कि वे इन 3 लाख सैनिकों के लिए अनाज इकट्ठा करें। चाय, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मूर्ख नहीं हूं, अपने सैनिकों को भूखा नहीं रखूंगा। ये सुनकर चाय जिलियांग की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने फिर कहा, महाराज, पिछले 2 वर्षों से उत्तर में भीषण सूखा पड़ा है। वहां की जनता पहले ही कठिन जीवन जी रही है। कृषि कर चुकाने के बाद उनके पास बहुत कम अनाज बचता है। यदि इस समय भी हम उत्तर से अनाज वसूल करेंगे तो मुझे भय है कि वहां की जनता के मन में असंतोष पैदा होगा। उत्तर से रसद इकट्ठा करने का अर्थ साफ था कि जनता के घरों से ही अनाज लिया जाएगा। और उत्तर के कुलीन परिवार स्वेच्छा से अपना अनाज देने वाले नहीं थे। वे कुलीन परिवार स्थानीय अधिकारियों से मिले हुए थे। थोड़े लाभ देकर वे स्वयं को बचा लेते थे। ऐसे में सेना के लिए अनाज जुटाने का भार अंततः आम जनता पर ही पड़ेगा। अधिकारी घर घर जाकर अनाज वसूल करेंगे, जिससे जनता का रोष दरबार के प्रति और बढ़ेगा। पिछले कई दिनों से चाय जिलियांग देर रात तक उत्तरी राज्य के अभियान के लिए रसद जुटाने में लगे थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कहीं सम्राट उत्तर में ही सेना को अनाज वसूलने का आदेश न दे दें। और जब तक उनकी तैयारी पूरी भी नहीं हुई थी, सम्राट ने 3 लाख सैनिक सीधे उत्तर की ओर भेज दिए। चाय की बात सुनकर मार्शल सम्राट कुछ असंतुष्ट हुए, पर शांत स्वर में बोले, युद्ध गति से जीता जाता है। उत्तरी राज्य को जीतने के लिए कुछ मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा। तभी झान होंग ने चाय जिलियांग की ओर देखते हुए कहा, प्रधानमंत्री चाय, निश्चिंत रहिए। मैं समझता हूं कि आपको किस बात की चिंता है। आपको भय है कि यदि सेना स्थानीय स्तर पर अनाज लेगी तो जनता महाराज से असंतुष्ट हो जाएगी, है न? चाय जिलियांग मौन रहे। ये चिंता स्पष्ट थी। उनकी चुप्पी देखकर झान होंग आगे बोले, उत्तर भेजी गई 3 लाख सेना पहले मेरे अधीन थी। जब वे वहां पहुंचेंगी तो मेरे नाम पर अनाज लेंगी। जनता महाराज को दोष नहीं देगी। महाराज सही कहते हैं, युद्ध में गति आवश्यक है। क्या हम तब तक प्रतीक्षा करते रहते जब तक आप धीरे धीरे रसद जुटाते? तब तक उत्तरी राज्य पूरी तैयारी कर चुका होता। उत्तर के लोग भी महाराज की प्रजा हैं। महान वू के लिए अनाज देना उनका कर्तव्य है। प्रधानमंत्री चाय, अधिक चिंता न करें। यदि जनता को कुछ कष्ट सहना पड़े तो उसका दोष मैं अपने ऊपर ले लूंगा। झान होंग के इतना कह देने के बाद चाय जिलियांग ने और कुछ नहीं कहा। अब कुछ कहने से कोई लाभ भी नहीं था। 3 लाख सैनिक पहले ही उत्तर की ओर बढ़ चुके थे। उन्हें वापस बुलाना संभव नहीं था। अब एक ही उपाय था, शीघ्रता से रसद की कमी पूरी की जाए ताकि सेना को पूरे उत्तर में अनाज वसूलने की आवश्यकता न पड़े। उसी समय मार्शल सम्राट ने कहा, प्रिय मंत्रियों, आज के लिए और कुछ है? यदि नहीं तो दरबार यहीं समाप्त किया जाए। सभा भवन में कोई और नहीं बोला। सम्राट उठे, आस्तीन झटकते हुए बोले, दरबार समाप्त। महाराज को प्रणाम। दायुए वंश। वो जुनवान स्नानागार में थी और युए सम्राट के शरीर पर जल डालकर उन्हें स्नान करा रही थी। उनकी त्वचा उजली और कोमल थी। स्नानागार में धुंध सी छाई थी, जिसमें 2 देहों की हल्की आकृतियां ही दिखाई दे रही थीं। वो जुनवान ने उनकी पीठ साफ करते हुए कहा, छिंगरो, क्या तुम सच में महान वू के साथ गठबंधन करने पर विचार नहीं कर रही? युए सम्राट ने उत्तर दिया, जुनवान, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहती, पर दरबार के मंत्री इसकी अनुमति नहीं देंगे। मैं भी तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। आखिर उत्तरी राज्य दायुए के लिए भी कांटा है। मैं भी उसे समाप्त करना चाहती हूँ। लेकिन दायुए की जनता ने बहुत कठिन समय देखा है। अब जाकर उन्हें स्थिर जीवन मिला है, वे फिर से युद्ध नहीं चाहती। दायुए वंश की स्थापना अभी अधिक समय पहले नहीं हुई थी। उससे पहले वह क्षेत्र अराजकता में डूबा रहता था। लोग हर दिन अपने प्राणों के लिए चिंतित रहते थे। जब युए सम्राट के पिता वहां आए, तब जाकर वहां कुछ व्यवस्था और शांति स्थापित हुई। इसलिए दायुए की आम जनता सच में युद्ध नहीं चाहती थी। परंतु दायुए के मंत्री भली भांति जानते थे कि उत्तरी राज्य कितना बड़ा खतरा है। उनमें से कई प्रारंभ में सेना भेजने के पक्ष में थे। वो जुनवान मूर्ख नहीं थी। उन्होंने समझ लिया कि युए सम्राट अभी भी उत्तरी राज्य की शक्ति को लेकर सावधान है। शायद वे चाहती थी कि पहले महान वो उसकी शक्ति को परखे, फिर आगे का निर्णय लिया जाए। वो जुनवान ने हल्की सांस ली। वे और युए सम्राट बहनों की तरह घनिष्ठ थीं, पर अंततः वे अलग अलग वंशों से थीं। युए सम्राट को अपने वंश के हितों का विचार करना ही था। अब वे केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं ले सकती थीं। वो जुनवान ये भली भांति समझती थीं। यदि भविष्य में वे महान वू की महारानी बनती और दायुए पर कोई संकट आता, तो वे भी केवल व्यक्तिगत भावनाओं के कारण सहायता नहीं करती। अधिक से अधिक तभी हस्तक्षेप करती जब युए सम्राट का जीवन संकट में होता।
उसी समय स्नानागार में युए सम्राट मुही एक हाथ से वू जुनवान को अपनी ओर खींचा और उनकी थोड़ी उठाकर उनकी आंखों में देखते हुए बोली, भले ही अभी दायुए महान वू से गठबंधन न कर सके, पर मैं मंत्रियों को समझा सकती हूँ कि वे महान वू की सेना को दायुए से होकर सीधे उत्तरी राज्य में प्रवेश की अनुमति दें। वू जुनवान ने जब उत्तर की ओर यात्रा शुरू की थी, तभी उन्हें अंदाजा था कि परिणाम कुछ ऐसा ही होगा। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। युए सम्राट ने केवल मार्ग देने की सहमति दी। वू जुनवान कुछ कहने ही वाली थी कि युए सम्राट फिर बोली, और यदि महान वू की सेना को कोई कठिनाई आती है तो दायुए तुरंत बड़ी सेना पूर्व दिशा में भेजेगा ताकि उत्तरी राज्य पर दबाव बने और वे अपनी सेना महान वू की सीमा में न भेज सकें। ये सुनते ही वू जुनवान का मन हल्का सा चौंक उठा। क्या उनकी प्रिय बहन को महान वू की शक्ति पर भरोसा नहीं था? युए सम्राट ने मानो उनके मन की बात पढ़ ली। हल्की मुस्कान के साथ बोली, जुनवान, अधिक मत सोचो, मैंने तो बस यदि कहा है। लेकिन वो जुनवान समझ गई कि उनकी बहन सच में महान वू पर पूरा विश्वास नहीं करती। शायद इसी कारण वे सीधे गठबंधन के लिए तैयार नहीं हुई और चाहती थी कि पहले महान वू उत्तरी राज्य की शक्ति परख ले। तभी वो जुनवान को किसी की याद आई। उन्होंने पूछा, छिंगरो, वह दासी जो मुझसे बहुत मिलती है, क्या वह उत्तरी राज्य से लौट आए? ली छिंगरो ने उत्तर दिया, वह एक बार लौटी थी, लेकिन मैंने उसे फिर से उत्तरी राज्य भेज दिया है, और अधिक समाचार जुटाने के लिए। ये सुनकर वू जुनवान का संदेह लगभग पक्का हो गया। युए सम्राट वास्तव में महान वू की शक्ति को लेकर आश्वस्त नहीं थी। संभवतः वे उत्तरी राज्य को एक पूरे वंश के बराबर मान रही थी। इसके बाद युए सम्राट ने कुछ नहीं कहा। उनके कोमल हाथ धीरे धीरे वू जुनवान के शरीर पर फिरते रहे। कुछ देर बाद वे मुस्कराकर बोली, जुनवान, समय के साथ तुम्हारा रूप और भी मोहक होता जा रहा है। पता नहीं कौन सा पुरुष इतना भाग्यशाली होगा जो तुम्हें पाएगा। ये सुनकर वू जुनवान हल्के से हंस पड़ी। बोली, मैंने बहुत पहले निश्चय कर लिया है कि विवाह नहीं करूंगी। कोई पुरुष मेरे शरीर को छूने का अधिकार नहीं पाएगा। ली छिंगरो ने उन्हें अपने पास खींच लिया और धीरे से कान में कहा, विवाह न करने की प्रतिज्ञा का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई पुरुष नहीं होगा। यदि कोई पुरुष नहीं होगा तो संतान कहाँ से आएगी, और बिना संतान के तुम पूरे महान वू पर अधिकार कैसे करोगी? ली छिंगरो अपनी बहन के मन को भली भांति समझती थी। वे जानती थी कि वू जुनवान भी किसी दिन किसी वंश की महारानी बनना चाहती है। लेकिन महान वू की स्थिति जटिल थी, और वू जुनवान की शक्ति उतनी नहीं थी कि वे सहज ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकें। ऊपर से वे एक स्त्री थीं, इसलिए उत्तराधिकारी का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण था। ली छिंगरो की बात सुनकर वू जुनवान सच में सोच में पड़ गई। यदि वे कभी महान वू की महारानी बनी और उनके पास संतान न हुई, तो राज्य किसे सौंपेंगी? पर यह सब भविष्य की बातें थीं। उनके पिता अभी युवा और समर्थ थे। उनका सपना शायद कई दशकों तक पूरा न हो। ये सोचकर वू जुनवान ने हल्की सांस ली और बोली, छिंगरो, मेरी बातें रहने दो। ये भी निश्चित नहीं कि मैं कभी उस स्थान तक पहुंच पाऊंगी। तुम अलग हो, तुम अब दायुए की महारानी हो। तुम्हारे परिवार में भी उत्तराधिकारी कम है। यदि तुमने शीघ्र संतान नहीं की तो राज्य किसे सौंपोई? महारानी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मैं अभी युद्धकला के और ऊंचे स्तर तक पहुंचना चाहती हूँ। इस समय संतान का विचार भी नहीं कर सकती। मेरे जीवन की अवधि लंबी है। मैं 1000 वर्ष तक दायुए पर शासन कर सकती हूँ। इसलिए उत्तराधिकारी की चिंता अभी नहीं है। और वैसे भी बहुत कम पुरुष हैं जो मेरी दृष्टि में योग्य ठहरे। ये कहते हुए युए सम्राट ने अपना सिर वू जुनवान की गर्दन पर टिका दिया और गहरी सांस ली। किसी भी पुरुष में तुम्हारी जैसी सुगंध नहीं है, मेरी वानयान। काश तुम पुरुष होती। ये सुनकर वू जुनवान केवल मुस्करा दी। लेकिन पुरुषों की चर्चा होते ही अचानक उनके मन में उत्तरी राजकुमार की छवि उभर आई। उन्हें याद आया जब वे उत्तरी राज्य से विदा ले रही थीं, तब उस राजकुमार ने कहा था कि एक दिन वो उन्हें अपनी स्त्री बनाएगा, और यह भी कि महान वू स्वयं उन्हें उत्तरी राज्य भेजेगा। ये सोचकर वू जुनवान हल्के से हंस दी। सच कहें तो उन्हें उस राजकुमार का रूप पसंद था, पर वे शत्रु थे। तभी उनके मन में एक साहसी विचार आया। यदि इस बार महान वू उत्तरी राज्य को जीत ले तो क्या वे अपने पिता से कह सकती हैं कि उत्तरी राजकुमार को उन्हें सौंप दिया जाए? शायद वे उसे बंदी बनाकर अपने पास रख सकें। उत्तरी राजकुमार अत्यंत शक्तिशाली था। यदि उनसे संतान हो तो वह निस्संदेह बलशाली होगी। यदि वे गुप्त रूप से ऐसी संतान को पाले तो महान वू का उत्तराधिकारी प्रश्न सुलझ सकता है। ये सोचकर वू जुनवान के मन में निश्चय बना कि यदि उत्तरी राज्य पर विजय मिली तो वे किसी न किसी तरह उत्तरी राजकुमार को अपने अधीन रखेंगी।
यदि पिता मना करें तो भी वे गुप्त रूप से उसे बंदी बनाकर कहीं रख देंगी। जैसे जैसे वे सोचती गईं, उनका शरीर गर्म होने लगा। वे अनजाने में युवा सम्राट के और निकट आ गईं। युवा सम्राट ने भी उनके शरीर की असामान्य गर्मी महसूस की। वे हंसते हुए बोली, वानयान, क्या तुम किसी पुरुष के बारे में सोच रही हो? तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? बताओ, अभी किसे याद कर रही थी? युवा सम्राट की बात सुनकर वू जुनवान चौंक गईं। उन्होंने तुरंत स्वयं को संभाला और बोली, छिंगरो, कैसी बातें कर रही हो? जल गर्म है, इसलिए शरीर भी गर्म हो जाता है। मैं भी युद्धकला के उच्च स्तर के लिए प्रयास कर रही हूँ। मैं पुरुषों के बारे में क्यों सोचूंगी? युवा सम्राट हंसकर बोली, वानयान, यदि भविष्य में तुम्हें सच में कोई पुरुष पसंद आए तो मुझे अवश्य बताना। मैं स्वयं उसकी परीक्षा करूंगी। मन में हल्की झिझक के साथ वू जुनवान ने बस धीमे से कहा, हूं। इसके बाद वे शांत हो गईं। उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और उस युवक के बारे में आगे न सोचने का निश्चय किया। यदि वे अधिक सोचती तो उनके भाव चेहरे और शरीर पर प्रकट हो सकते थे, और यह उनकी प्रिय बहन के सामने उचित नहीं होता। उत्तरी राज्य अब लगभग पूर्ण युद्ध की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। वहां से आने वाले व्यापारिक काफिले दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे थे, क्योंकि व्यापारियों को आभास हो गया था कि ग्रेट वू डायनेस्टी शीघ्र ही उत्तरी राज्य के विरुद्ध कदम उठाने वाला है। व्यापारी सदैव युद्ध के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। यद्यपि कुछ लोग युद्ध से लाभ कमाने का विचार कर रहे थे, परंतु नॉर्थ कंट्री की तुलना में महान वू की सैन्य शक्ति को देखते हुए अधिकांश व्यापारियों का मानना था कि उत्तरी राज्य टिक नहीं पाएगा। इसलिए वे युद्ध में फंसने से पहले ही वहां से निकलने लगे। यान काउंटी अब पहले जैसी समृद्ध नहीं रही। मुख्य सड़क पर अभी भी घोड़ागाड़ियों की आवाजाही थी, परंतु व्यापारिक काफिलों की संख्या पहले की तुलना में कम से कम 2/3 घट चुकी थी। जो काफिले अब भी आ रहे थे, वे मुख्यतः ग्रेट सम की सीमाओं के भीतर से या स्वयं उत्तरी राज्य के व्यापारी थे। उत्तरी राज्य में आवश्यक सैन्य तैनाती लगभग पूर्ण हो चुकी थी। योनगॉन काउंटी के बाहर 50,000 भारी घुड़सवार तैनात थे, और लुचेन ने मू चांगतियन के नेतृत्व में 2 लाख उत्तरी सैनिकों को भी वहीं बुला लिया था। बेशक लू चेन को विश्वास नहीं था कि महान वू की सेना योनगॉन काउंटी में निर्णायक युद्ध लड़ेगी। इसलिए उन्होंने ध्रुवीय क्षेत्रों से आई 2 लाख सेना को ग्रेट जू और उत्तरी राज्य की सीमा से सटे क्षेत्रों की रक्षा में लगाया। वे सैनिक अभी आग्नेयास्त्रों के प्रयोग में पुनर्तः दक्ष नहीं थे, अतः उनका मातृभूमि की रक्षा करना ही उचित था। जहां तक मू चांगतियन की 2 लाख सेना का प्रश्न था, अवसर आने पर वही महान वू पर प्रत्याक्रमण की पहल करेगी। 1000 दिन सेना को पालो, एक दिन उसके उपयोग के लिए। आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित होने के बाद उत्तरी सेना प्रतिदिन अभ्यास कर रही थी। अब समय आ गया था कि उनकी शक्ति परखी जाए। दोपहर में लू चेन अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर ब्रोकेड गार्ड द्वारा भेजी गई महान वू की नवीनतम गुप्त सूचनाओं की समीक्षा कर रहे थे। तभी द्वार पर खड़े एक जिनेवेई ने सूचना दी, राजकुमार, ब्लैक ड्रैगन कंट्री से एक व्यापारी काफिला आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। लू चेन क्षण भर ठिठके, इतनी जल्दी आ गए? उन्होंने तुरंत कहा, उनके नेता को सीधे अध्ययन कक्ष में लाओ। कुछ ही देर में दूत को भीतर लाया गया। वह लंबा, दुबला, हरे वस्त्रों में था और देखने में कुछ दुर्बल प्रतीत होता था। लू चेन ने उसकी जानकारी पर एक नजर डाली। नाम, लियू यू। पहचान, लियू झेंगचू का पुत्र जो ब्लैक ड्रैगन कंट्री का शासक है और उत्तरी राजकुमार का अधीनस्थ। शक्ति, 9वीं श्रेणी। निष्ठा, 100। लियू यू ने भीतर आते ही औपचारिक प्रणाम किया। आपका दास लियू यू महान राजा को नमन करता है। महान राजा चिरायु हो। लू चेन मुस्कराए, उठो। मैं अभी केवल महान सुम का एक सामंत हूँ। भविष्य में चिरायु जैसे शब्दों का प्रयोग दूसरों के सामने मत करना। लियू यू तुरंत समझ गया, दास से भूल हुई, दंड स्वीकार है, महान राजा। लू चेन ने सहज स्वर में कहा, पहली बार आए हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब बताओ, ब्लैक ड्रैगन कंट्री की स्थिति क्या है? लियू यू ने पूर्व तैयार नक्शा मेज पर फैलाया और वर्तमान नियंत्रण क्षेत्र का विवरण दिया। स्थिति समझने के बाद लू चेन ने तुरंत एक पत्र लिखा, जिसे लियू यू को लियू झेंगचू तक पहुंचाना था। उत्तरी राजकुमार के महल से निकलते ही लियू यू ने अपने साथ लाए कबूतर को उड़ा दिया, पूर्व की ओर सेना बढ़ाने की तैयारी का संदेश भेजते हुए। बाद में ब्लैक ड्रैगन कंट्री ने उत्तरी राज्य में एक गुप्त आवास भी स्थापित किया। ये सार्वजनिक नहीं था। आखिरकार ब्लैक ड्रैगन कंट्री लू चेन के नियंत्रण में था। समय आने पर वह उत्तरी राज्य में सम्मिलित हो जाएगा। अभी यह सब केवल बाहरी दुनिया को भ्रमित रखने के लिए था। लियू यू के प्रस्थान के बाद लू चेन का दिन का कार्य लगभग समाप्त हो चुका था। अब सब तैयारी पूर्ण थी।
बस ग्रेट वू डायनेस्टी की सेना के प्रस्थान की प्रतीक्षा थी। लू चेन कुर्सी से उठे, आलस्य से खिंचाव लिया और गर्दन घुमाई। ग्रैंड मास्टर होने पर भी लंबे समय तक बैठने से मानसिक थकान तो होती ही है। उत्तरी राज्य के बढ़ते प्रशासनिक कार्यों को देखते हुए वे भविष्य की व्यस्तता की कल्पना कर रहे थे। तभी द्वार से एक दासी की आवाज आई। राजकुमार, जनरल श्वेन्युवान भेंट की अनुमति चाहते हैं। उन्हें भीतर भेजो। कुछ ही क्षणों में श्वेन्युवान चेन भीतर आए और झुककर बोले, राजकुमार को प्रणाम। लू चेन ने सिर हिलाया। हूँ। क्या बात है? श्वेन्युवान चेन इन दिनों विरले ही आते थे। वे यान काउंटी में 50,000 भारी घुड़सवारों का नेतृत्व कर रहे थे। वहां सामान्यतः कोई विशेष समस्या नहीं होती। लू चेन के प्रश्न पर वे क्षण भर झिझके, मानो कुछ कहना कठिन हो। लू चेन ने भौं उठाए। क्या बात है? श्वेन्युवान चेन ने तुरंत कहा। राजकुमार, क्या मुझे अग्रिम मोर्चे पर नहीं भेजा जाएगा? अब लू चेन समझ गए। उत्तरी राज्य के लगभग हर सेनापति को कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य मिला था, जबकि श्वेन्युवान चेन ही भारी घुड़सवारों के साथ यान काउंटी में स्थिर थे और यही उन्हें व्याकुल कर रहा था। लू चेन मुस्कराए और बोले, जनरल श्वेन्युवान, कहीं आप सच में अग्रिम मोर्चे पर जाना तो नहीं चाहते? श्वेन्युवान चेन ने तुरंत उत्तर दिया, मैं तो बस पूछ रहा था। लू चेन ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें 50,000 भारी घुड़सवारों के साथ यान काउंटी की रक्षा में लगाया है तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तुम्हारा कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महान वू यदि उत्तरी राज्य पर आक्रमण करेगा तो संभव है कि वह अपनी मुख्य सेना योनगॉन काउंटी में न झोंके। वे दायुए के रास्ते से भी प्रवेश कर सकते हैं। यदि किसी कारण वे हमारी रक्षा पंक्ति को पार कर सीधे यान काउंटी पर आक्रमण करें तो तुम ही वह मुख्य शक्ति हो जो मेरी रक्षा करेगी। या क्या तुम मेरी रक्षा नहीं करना चाहते? श्वेन्युवान चेन तुरंत बोले, राजकुमार, मुझे क्षमा करें, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। आपकी रक्षा करना मेरा सम्मान है। असल में मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरी बहन कह रही थी कि यान काउंटी में उसे युद्ध का अवसर नहीं मिलेगा। वह अग्रिम मोर्चे पर जाना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि पूछ लूं, क्या मेरे लिए भी कोई अवसर है? ये सुनकर लू चेन कुछ क्षण के लिए चुप रह गए। जब से वे श्वेन्युवान युंची को यान काउंटी लाए थे, उन्होंने उसे श्वेन्युवान चेन की काली घुड़सवार सेना में रखा था ताकि वह आग्नेयास्त्रों और नई युद्ध रणनीतियों का अभ्यास करे। लू चेन के मन में कभी उसे अपने पास रखने का विचार अवश्य आया था। ऐसी साहसी और सुंदर स्त्री उन्हें आकर्षक लगती थी, लेकिन राजमहल में पहले ही अनेक स्त्रियां थीं। वे जानबूझकर और विस्तार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे सेना में ही रहने दिया और अपने पास नहीं बुलाया। उन्हें अपेक्षा नहीं थी कि वह इतनी शीघ्र अधीर हो उठेगी। कुछ देर विचार करने के बाद लू चेन ने पूछा, जनरल श्वेन्युवान, तुम्हें क्या लगता है, जनरल युंची की सैन्य शिक्षा कैसी चल रही है? श्वेन्युवान चेन ने उत्तर दिया, जो सीखना था वह लगभग सीख चुकी है। बस वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं है। लू चेन बोले, वापस जाकर उससे कहो, यदि वह सच में अग्रिम मोर्चे पर जाना चाहती है तो कल राजमहल में मुझसे मिले। मैं देखना चाहता हूं कि उसका संकल्प कितना दृढ़ है। श्वेन्युवान चेन कुछ क्षण चकित रहे, फिर बोले, राजकुमार, क्या आप सच में उसे मोर्चे पर भेजेंगे? वे भली भांति समझते थे कि राजकुमार उनकी बहन की ओर आकर्षित है। यदि ऐसा है तो उसे युद्ध जैसे खतरनाक स्थान पर क्यों भेजेंगे? लू चेन हल्के से मुस्कुराए, यह उसके निश्चय पर निर्भर करेगा। यदि वह सच में जाना चाहती है तो मैं उसे तुरंत योनगॉन काउंटी भेज दूंगा। श्वेन्युवान चेन ने सिर झुकाया, मैं अभी जाकर उसे बता देता हूं। अनुमति चाहता हूं। लू चेन ने सिर हिला दिया। श्वेन्युवान चेन वहां से सीधे अपनी बहन के निवास की ओर चले गए। लू चेन के पास अब कोई आवश्यक कार्य शेष नहीं था। वे अपनी कुर्सी से उठे और रात्रि भोजन के लिए अपने निजी प्रांगण की ओर बढ़ने लगे। तभी बाहर से एक दासी की आवाज आई, राजकुमार, मिस मुरोग आपसे भेंट चाहती हैं। लू चेन बिना उत्तर दिए द्वार तक आए। आंगन में मुरोग श्वेत सादे काले और सफेद वस्त्रों में खड़ी थी। उन्हें देखते ही वह क्षण भर के लिए ठिठकी, फिर बोली, क्या मैंने इस समय आकर आपको परेशान किया? लू चेन मुस्कराए, मिस मुरोग, इतनी देर से राजमहल आना अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात होगी। मुरोग श्वे भीतर ही भीतर असहज हो उठी। वे वास्तव में समाचार लेने आई थीं। महान वू शीघ्र ही उत्तरी राज्य पर आक्रमण करने वाला था, इसलिए वे सैन्य व्यवस्था की जानकारी लेना चाहती थीं। बिना अधिक सोचे वे सीधे यहाँ चली आई थीं। अब उन्हें लगा कि इस समय आना अनुचित था। न कोई बहाना तैयार, न कोई योजना। उसी क्षण उनके मन में एक उपाय आया। मुस्कराकर बोली, क्या आपसे मिलने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता है, राजकुमार? लू चेन के होठों पर भी हल्की मुस्कान आई। क्या आपसे मिलने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता है, राजकुमार? लू चेन के होठों पर भी हल्की मुस्कान आई।
वे सीधे उनके निकट आए और धीमे स्वर में बोले, तुम मुझसे किसी भी समय मिल सकती हो। वैसे भी मैं अभी भोजन करने जा रहा हूँ। साथ चलो। ये सुनकर मुरोंगशुए का हृदय धड़क उठा। भोजन, क्या वे सच में भोजन की बात कर रहे हैं या कुछ और? इन विचारों पर उन्हें स्वयं ही संकोच हुआ। वे स्वयं को संयत करने लगी। लू चेन ने उनके पतले कमर पर हाथ रखा और उन्हें साथ लेकर फेग्योन प्रांगण की ओर बढ़े। चलते चलते मुरोंगशुए ने धीमे से पूछा, क्या आपको भय नहीं कि आपकी पत्नियां और उपपत्नियां हमें साथ देख लेंगी? लू चेन मुस्कराए, वे सब उदार हैं और उन्हें पहले से पता है कि तुम मेरी स्त्री हो। यदि देख भी लें तो उन्हें आपत्ति नहीं होगी। लू चेन मुस्कुराते हुए बोला, जनरल श्वेन्युवान, क्या तुम सच में मोर्चे पर जाना चाहते हो? श्वेन्युवान चेन तुरंत बोला, स्वामी, मैंने तो बस यूं ही पूछा था। लू चेन ने शांत स्वर में कहा, जनरल श्वेन्युवान, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें 50,000 भारी घुड़सवारों के साथ यान काउंटी की रक्षा के लिए छोड़ दिया है तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तुम्हारा काम बहुत महत्वपूर्ण है। दा वू अगर उत्तर देश पर हमला करेगा तो वह अपनी मुख्य सेना योंगोन काउंटी में नहीं लगाएगा। संभव है कि वह दा जुए के रास्ते से होकर उत्तर देश में प्रवेश करे। अगर किसी तरह दावू की सेना हमारी रक्षा पंक्ति को पार करके सीधे यान काउंटी पर हमला कर दे तो मेरी सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम लोगों पर होगी। या फिर तुम मुझे बचाना नहीं चाहते? श्वेन्युवान चेन घबराकर बोला, राजकुमार, मुझे क्षमा करें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपकी रक्षा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने मोर्चे पर जाने की बात इसलिए सोची क्योंकि मेरी बहन कह रही थी कि यान काउंटी में उसे युद्ध का कोई अवसर नहीं मिलेगा। वह सामने जाकर लड़ना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि क्या मेरे लिए भी कोई अवसर है। ये सुनकर लू चेन थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। जब से वह श्वेन्युवान युंची को यान काउंटी लाया था, उसने उसे श्वेन्युवान चेन की काली घुड़सवार सेना में रख दिया था ताकि वह अग्नि अस्त्र और विभिन्न युद्ध रणनीतियां सीख सके। असल में लू चेन का मन था कि वह इस वीर और सुंदर स्त्री को अपने पास रखे। उसे ऐसी साहसी स्त्रियां बहुत पसंद थीं, लेकिन राजमहल में पहले ही कई स्त्रियां थीं। वह जानबूझकर अपने हरम को और नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने युंची को सेना में ही सीखने दिया और उसे अपने पास नहीं बुलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि युंची इतनी जल्दी बेचैन हो जाएगी। काफी देर सोचने के बाद लू चेन ने पूछा, जनरल श्वेन्युवान, तुम्हें क्या लगता है युंची की सैनिक शिक्षा कैसी चल रही है? श्वेन्युवान चेन बोला, जो कुछ सीखना था वह सीख चुकी है, बस असली युद्ध का अनुभव नहीं है। लू चेन ने कहा, जाकर उससे कह दो कि अगर वह सच में मोर्चे पर जाना चाहती है तो कल राजमहल में मुझसे मिले। मैं देखना चाहता हूं कि उसका इरादा कितना पक्का है। श्वेन्युवान चेन थोड़ा चौंका, फिर बोला, राजकुमार, क्या आप सच में उसे मोर्चे पर भेजेंगे? वह साफ समझ रहा था कि राजकुमार की नज़र उसकी बहन पर है। अगर ऐसा है तो वह उसे इतने खतरनाक स्थान पर क्यों भेजेंगे? लू चेन मुस्कुराया और बोला, यह उसके निश्चय पर निर्भर करेगा। अगर वह सच में जाना चाहती है तो मैं तुरंत उसे योंगोन काउंटी भेज दूंगा। श्वेन्युवान चेन ने सिर झुकाया, मैं समझ गया, अभी जाकर उसे बता देता हूं। ये कहकर वह चला गया। लू चेन भी अपने कक्ष से उठकर भोजन के लिए जाने लगा। तभी बाहर से एक दासी की आवाज आई, राजकुमार, मिस मुरोग आपसे मिलना चाहती हैं। लू चेन दरवाजे तक आया और देखा कि मुरोग श्वेय साधारण काले और सफेद वस्त्रों में आंगन में खड़ी है। उसे देखकर लू चेन मुस्कुराया। मुरोग श्वेय ने हल्का सा झुककर कहा, क्या मैं आपको परेशान करने आ गई? लू चेन बोला, इतनी रात को आए हो, जरूर कोई जरूरी बात होगी। मुरोग श्वेय खुद भी समझ रही थी कि इस समय आना ठीक नहीं था, पर वह उत्तर देश की सेना की तैयारी के बारे में जानकारी लेने आई थी। अचानक उसे एक बहाना सूझा। वह मुस्कुराकर बोली, क्या आपसे मिलने के लिए किसी खास कारण की जरूरत है? लू चेन उसके पास आकर धीरे से बोला, तुम जब चाहो आ सकती हो। अभी तो मैं भोजन करने जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। ये सुनकर मुरोग श्वेय का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सच में भोजन की बात कर रहा है या कुछ और। दोनों साथ चलते हुए पवन मेघ महल की ओर बढ़े। रास्ते में उसने पूछा, क्या आपको नहीं डर कि आपकी पत्नियां देख लेंगी? लू चेन हंसकर बोला, उन्हें पहले से पता है कि तुम मेरी स्त्री हो, वे कुछ नहीं कहेंगी। मुरोग श्वेय ने फिर पूछा, क्या आपको जानने की जिज्ञासा नहीं कि मैं क्यों आई हूं? लू चेन बोला, तुम इसे अपना घर समझ सकती हो, जब चाहो आ सकती हो। तब उसने कहा, मुझे महारानी ने भेजा है, वह जानना चाहती है कि उत्तर देश के पास कौन से हथियार हैं। लू चेन सब समझ रहा था, फिर भी मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तो अब तुम मुझे जानकारी देने आए हो।
मुरोंग श्वेय ने शांत चेहरे से कहा, मैं बस सहयोग कर रही हूँ। मुझे फिर से दाजुए लौटना है और कुछ उपलब्धि दिखानी होगी। लू चेन बोला, तो क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं है? वह बोली, क्या कुछ बार साथ रहने से भावनाएं पैदा हो जाती हैं? आप मुझे कम मत समझिए। लू चेन ने कहा, ठीक है, फिर हम केवल सौदे की बात करेंगे। मैं तुम्हें कुछ जानकारी दे सकता हूं ताकि तुम्हें लाभ मिल सके, लेकिन बदले में तुम्हें कीमत चुकानी होगी। वह बोली, कैसी कीमत? लू चेन ने उसकी थोड़ी उठाकर कहा, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना होगा। वह बाहर से शांत रही पर भीतर से खुश थी। अब उसके पास बार बार आने का कारण था। वह बोली, क्या महल की इतनी स्त्रियां आपके लिए काफी नहीं है? लू चेन हंसकर बोला, मुझे हाल में सुलेख का शौक हुआ है। तुम्हें मेरे साथ अभ्यास करना होगा। वह बोली, जब भी अभ्यास करना हो मुझे बुला लीजिए। दोनों भोजन कक्ष में पहुंचे। वहां सभी पत्नियां बैठी थीं। मुरोंग श्वेय चौंक गई। उसे लगा था कि वह अकेले भोजन करेंगे, पर यहाँ तो पूरा परिवार था। मु जिश्वान मुस्कुराकर बोली, राजकुमार, क्या ये हमारी नई बहन है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मिस मुरोंग है। लू चेन बोला, प्रिय, गलत मत समझो। हम अध्ययन कक्ष में बात कर रहे थे, तभी भोजन का समय हो गया, इसलिए इन्हें साथ ले आया। सभी स्त्रियां मुस्कुराईं। वे जानती थी कि सच्चाई क्या है, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। मु जिश्वान ने मुरोंग श्वेय का हाथ पकड़ा और बोली, आइए, भोजन तैयार है, कृपया बैठिए। मु जिश्वान द्वारा भोजन की मेज तक ले जाए जाने पर मुरोंग श्वेय को अजीब सा असहज अनुभव हुआ। उसने जीवन में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था जहां इतने लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हों। बचपन से ही वह प्रायः अकेले ही भोजन करती आई थी। राजमहल में उसका भोजन साधारण होता, फिर वह काम में लग जाती या महारानी द्वारा सिखाई गई साधना विधियों का अभ्यास करती। इस समय मु जिश्वान और अन्य स्त्रियां जिस आत्मीयता से उससे बातें कर रही थीं, उससे ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच राजमहल का हिस्सा हो, मानो वह लू चेन की किसी उपपत्नी के समान हो। मुरोंग श्वेय को तुरंत कुछ अटपटा लगा। वह लू चेन की स्त्री नहीं थी, फिर वह उनसे ऐसे क्यों बातचीत कर रही थी जैसे सब सगी बहनें हों। निश्चय ही यह उत्तर राजकुमार की कोई योजना थी, उसे पहले से महल के लोगों से परिचित कराना, धीरे धीरे उसे अपने वातावरण में ढालना, ताकि वह अनजाने में ही उसकी स्त्री बन जाए। पर वह उसकी चाल समझ चुकी थी। वह इतनी आसानी से प्रभावित होने वाली नहीं थी। भोजन के दौरान उसने एक और बात देखी, राजमहल की स्त्रियां लू चेन के सामने कुछ अधिक ही सहज थीं। कुछ तो स्वयं ही मदिरा पी रही थीं, मानो राजकुमार की उपस्थिति से निर्भीक हों। यद्यपि वे सब लू चेन की स्त्रियां थीं, फिर भी वह एक राजकुमार था। उन्हें मर्यादा रखनी चाहिए थी, किंतु वे अत्यंत स्वाभाविक थीं। इससे स्पष्ट था कि लू चेन अपनी स्त्रियों के साथ अत्यंत उदार था। इस सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठी मुरोंग श्वेय को क्षण भर को लगा जैसे वह भी इस परिवार का हिस्सा हो। तभी मु जिश्वान की आवाज उसके कानों में पड़ी, राजकुमार, क्या मिस मुरोंग आज यहीं ठहरेंगी? मैं अभी उनके लिए कक्ष तैयार करवा दूं। ये सुनते ही मुरोंग श्वेय जैसे स्वप्न से जाग उठी। वह यहाँ एक मिशन पर आई थी। वह इस वातावरण से प्रभावित नहीं हो सकती थी। उसके और उत्तर राजकुमार के बीच जो कुछ था, वह सब एक उद्देश्य के लिए था। तभी लू चेन ने कहा, आवश्यक नहीं, मिस मुरोंग और मुझे आज अध्ययन कक्ष में कुछ बात करनी है। संभव है चर्चा भोर तक चले। ये सुनकर वांग छिंछी ने उसे हल्की सी तिरछी दृष्टि से देखा। इतने बड़े महल में अनेक कक्ष खाली थे, फिर भी उसे अध्ययन कक्ष ही क्यों पसंद था? मु जिश्वान मुस्कुराई, मैं समझ गई। फिर उन्होंने मुरोंग श्वेय से पूछा, आज का भोजन आपको कैसा लगा? अत्यंत स्वादिष्ट, मुरोंग श्वेय ने शांत स्वर में उत्तर दिया। ये जानकर प्रसन्नता हुई, मु जिश्वान बोली। इसके बाद स्त्रियां उससे सामान्य विषयों पर चर्चा करने लगी, दाजुए और उत्तर देश की खानपान और परंपराओं के बारे में। भोजन के बाद एक दासी गरम जल लाई। लू चेन ने शीघ्रता से मुख हाथ धोए और बोला, मिस मुरोंग, चलें। हाँ, वह तुरंत उठ खड़ी हुई। जाते समय मु जिश्वान ने मुस्कुराकर कहा, मिस मुरोंग, जब भी समय मिले यहाँ अवश्य आइए। उसने सहजता से उत्तर दिया। इसके बाद वह लू चेन के साथ अध्ययन कक्ष की ओर चली गई। उनके जाते ही वांग छिंछी हल्के से हंसी और चू युकिन से बोली, महोदया चू, आप तो हमेशा कहती थी कि मैं अध्ययन कक्ष में राजकुमार को परेशान करती हूँ। अब जब मुरोंग श्वेय पूरी रात वहीं रहेंगी तो आप कुछ नहीं कहेंगी। चू युकिन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम अलग हो, वह अलग है। वह प्रतिदिन यहाँ नहीं आती। और फिर यह रात का समय है, विश्राम का समय। तुम जैसी नहीं, जो दिन दहाड़े जाकर चेन एर को परेशान करती हो। ये कहकर वह उठी और चली गईं।
कुछ ही देर में लू चेन और मुरोंग शुए अध्ययन कक्ष पहुंच गए। अंदर पहुंचकर लू चेन ने कोई उतावली नहीं दिखाई। वे विश्राम कक्ष में गए, जहां उसने पहले ड्रैगन और फीनिक्स चाय बनाए और एक कप उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मिस मुरोंग, चाय पीते हुए बातचीत करते हैं। मुरोंग शुए थोड़ी चकित हुई। पहले वह अधिक सीधे स्वभाव का रहा था, आज ये संयम क्यों? वह चुपचाप बैठ गई और चाय की हल्की चुस्की ली। राजकुमार, आप किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? उसने पूछा। लू चेन मुस्कुराया। क्या तुम जानती हो कि युए सम्राट ने किसी और को नहीं, विशेष रूप से तुम्हें ही उत्तर देश भेजा, और यह भी कहा कि अपनी सुंदरता का उपयोग कर मेरे निकट आओ? ये प्रश्न सुनकर मुरोंग शुए क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने कभी इस विषय पर गंभीरता से विचार नहीं किया था। उसके लिए सम्राट ही राष्ट्र के स्वामी थे, उनका आदेश ही उसका कर्तव्य था। वह जानती थी कि वह सुंदर है। संभवतः सम्राट को लगा होगा कि उसकी रूप, सौंदर्य और बुद्धि उत्तर राजकुमार को आकर्षित कर सकती है, इसलिए उसे भेजा गया। पर लू चेन के प्रश्न में जैसे कोई और गहराई छिपी थी। होश में आकर मुरोंग शुए ने बिना भाव के कहा, यह सम्राट का निर्णय है। मैं महारानी की दासी हूँ। मेरा काम केवल आदेश मानना है, कारण जानना नहीं। लू चेन हल्का सा हंसा। उसने चाय का घूंट लिया और बोला, तुम सच में युए सम्राट का बड़ा काम का औजार हो, कुछ सोचती ही नहीं। मुरोंग शुए ने पूछा, आपके विचार में सम्राट ने मुझे ही उत्तर देश क्यों भेजा? उसके बोलते ही लू चेन ने प्याला रख दिया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी थोड़ी थामी और उसकी ठंडी, अत्यंत सुंदर मुखाकृति को ध्यान से देखते हुए कहा, तुम्हें इसलिए भेजा गया क्योंकि तुम इतनी सुंदर हो कि मेरा ध्यान खींच सको, और इसके पीछे एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण भी है। मुरोंग शुए ने पूछा, कौन सा कारण? लू चेन मुस्कुराया। उसने उसकी थोड़ी छोड़ दी और उठकर शैया की ओर चला गया। जाकर किनारे बैठ गया। मुरोंग शुए एक पल के लिए ठिठकी। उसे लगा था कि बात आगे बढ़ेगी, पर उसका मन किसी और दिशा में मुड़ गया। लू चेन ने पास की जगह पर हाथ रखा और कहा, यहाँ आकर बैठो। मैं बताता हूँ कि सम्राट ने तुम्हें ही क्यों चुना। वह बिना अधिक सोचे उसके पास जाकर बैठ गई। बैठते ही लू चेन ने उसकी पतली कमर थाम ली। उसका हाथ वस्त्रों के भीतर सरक गया और नाभि के नीचे की त्वचा को स्पर्श करते हुए बोला, असली कारण तुम्हारे पेट पर बना वह चिन्ह है। मुरोंग शुए चौंक गई। उसने पूछा, चिन्ह? उसका इससे क्या संबंध? लू चेन ने उत्तर नहीं दिया। वह झुककर उसके होठों को चूमने लगा और धीरे से उसे शैया पर लिटा दिया। उसके केश खुलकर बिखर गए, वस्त्र एक एक कर हटते गए। दोनों एक दूसरे के सामने निर्वस्त्र थे। पर उसी क्षण लू चेन रुक गया। वह उठकर उसके निचले पेट पर बने चिन्ह को सहलाने लगा और बोला, यह साधारण चिन्ह नहीं है। मुरोंग शुए की सांसें तेज थीं। वह मुश्किल से उसके शब्दों पर ध्यान दे पा रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरा वह चिन्ह तो पहले ही मिट चुका है। अब इन बातों का क्या अर्थ? कृपया देर मत कीजिए। वह उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचना चाहती थी। लू चेन हल्का हंसा और बोला, तुम्हारा वह चिन्ह वास्तव में एक श्राप का चिन्ह है। जो पुरुष तुम्हारी पवित्रता भंग करता है, वह उसके प्रभाव में आ जाता है। फिर वह जीवन भर तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे आदेश मानेगा, तुम्हारे वश में रहेगा। ये सुनते ही मुरोंग शुए की आंखों की मादकता क्षण भर में गायब हो गई। वह अविश्वास से उसे देखने लगी। अगर यह सच है तो जिसने उसकी पवित्रता ली वही तो लू चेन है। क्या इसका अर्थ है कि वह अब उसके प्रभाव में है? उसने स्वयं को संभालते हुए कहा, राजकुमार, ऐसा मजाक मत कीजिए। वह तो साधारण चिन्ह था। यदि उसमें वैसी शक्ति होती तो आप तो अब तक मेरे वश में होते। पर मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। आपको तो बस मेरा शरीर पसंद है। लू चेन ने उसके पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझ पर इसका असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा शरीर साधारण नहीं है। और जहां तक प्रेम की बात है, श्राप हो या न हो, मैं फिर भी तुम पर मोहित होता। फिर भी तुम्हें उत्तर राजमहल में ले आता। मुरोंग शुए शांत होकर उसकी आंखों में देखने लगी। वह समझना चाहती थी कि वह सच बोल रहा है या खेल खेल रहा है, पर उसकी दृष्टि दृढ़ थी। लू चेन आगे बोला, तुम युए सम्राट की अत्यंत विश्वासपात्र दासी हो। वह तुम्हें बहुत महत्व देती है। क्या तुमने सोचा नहीं कि इतना उपयोगी व्यक्ति वह इतनी आसानी से क्यों भेज देगी? मुरोंग शुए चुप रही। लू चेन ने कहा, क्योंकि वह तुम्हें सबसे मूल्यवान औजार मानती है। वह चाहती थी कि तुम्हारे माध्यम से मुझे भी अपने वश में कर ले, मुझे अपनी बिसात का मोहरा बना ले। पर दुर्भाग्य से उसका अनुमान गलत निकला। ये चिन्ह मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सका। ये सुनकर मुरोंग शुए के मन में हलचल उठी। दा युए राज्य छोटा नहीं था, सुंदर स्त्रियों की कमी भी नहीं थी। फिर सम्राट ने उसे ही क्यों चुना?
वह महारानी की प्रिय और कुशल दासी थी। उसके बिना महारानी का कार्य सच में कठिन हो जाता। अब उसे पहली बार लगा कि शायद इस निर्णय के पीछे सचमुच कोई गहरी योजना रही हो।